हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नाउ योर हिस्ट्री क्लास। हिस्ट्री में आज आपका टॉपिक है कनिष्क, चैप्टर नंबर 3 का। और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कनिष्क पर टिप्पणी लिखिए या कनिष्क के सैनिक अभियानों को उल्लेख कीजिए, या कनिष्क ने किन किन जो है वो मतलब विज्ञाताओं विद्वानों को आश्रय दिया। कुछ भी पूरा टॉपिक अपन कनिष्क पर डिस्कस करेंगे। और आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है कनिष्क का सैनिक अभियान। तो अब हम बात करते हैं कनिष्क की। इसका काल कब से कब तक का था? 78 से 101 ईस्वी तक का इसका काल था। अब हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त। कनिष्क कुषाण राजाओं में जो है वो एक सबसे महान, किंतु उसकी शासन ग्रहण की तिथि के विषय में एक मत नहीं है। अधिकांश विद्वानों ने इसके राज्याभिषेक की तिथि अलग अलग मानी है, 78 मानी है। कनिष्क की मानता का अनुमान इससे बातचीत से लगता है कि वह मध्य एशिया में खुरासन से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ था। अब बात करेंगे हम कनिष्क की सैनिक उपलब्धियां। तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क के समय में कुषाण सत्ता, ये नहीं कुषाण शासक था। कनिष्क कहाँ कौन से वंश का शासक था? कुषाण। और कुषाण सत्ता अपने शिखर पर पहुंच गई थी। और कनिष्क जब सिंहासन रूढ़ हुआ तो उत्तराधिकारी में उसका एक छोटा सा राज्य मिला, और पार्थिया, बैक्टीरिया, पंजाब का कुछ भाग जो है उसमें शामिल था। आगे हम बात करें पार्थिया प्राधिकार की। तो कनिष्क ने पार्थिया के शासन, ये इसका साम्राज्य विस्तार है, सैनिक अभियान है इसके, ठीक है ना। क्वेश्चन है कनिष्क के सैनिक अभियान, तो ये सैनिक अभियान है। पार्थिया प्राधिकार किया सबसे पहले, और इसमें कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण के दो कारण थे। पार्थिया के शासक द्वारा कुषाण साम्राज्य पर एक तो व्यापारिक दृष्टि से बैक्ट्रिया पर अधिकार करना चाहता था, दूसरा एरियाना प्रदेश पर पार्थिया का अधिकार था, किंतु बाद में कुषाणों ने इस पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार ने से जो है वो कनिष्क ने पार्थिया के मूल राजा संभवतः खुसरो को हराया था। फिर पाटलिपुत्र को जीता। कनिष्क जो है वो पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। बौद्ध परंपराओं के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को हराकर उसे दंडात्मक करके मांग की, और वह न दे पाने पर कनिष्क बुद्ध का एक काष्ठ निर्मित भिक्षापात्र तथा बौद्ध विद्वान अशुघोष को पाटलिपुत्र अपने साथ लेकर चला गया। इसके बाद में आता है कश्मीर पर विजय। कनिष्क को कश्मीर बहुत पसंद था, और कनिष्क पर जो है वो कश्मीर पर विजय भी प्राप्त करना चाहता था। और कश्मीर के प्राचीन इतिहास का कल्याण राजधानी निर्णय में बताया कि कनिष्क ने जो है बहुत सारे बौद्ध विहार वहाँ पर बनवाए थे, और कश्मीर को बसाया भी किसने था? कनिष्क ने। उज्जैन पर विजय। शकों का इसमें शासकों के विरुद्ध भी युद्ध किया था, और इसका बयान भी मिलता है उज्जैन पर। मध्य एशिया की विजय। कनिष्क ने हानसान के सेनापति जो है उसको हराया था, ठीक है ना। चीन पर आक्रमण। चीनी तुर्कस्तान पर अधिकार। कनिष्क का साम्राज्य उत्तर में पामीर की पहाड़ी तक, और फलस्वरूप कुषाण साम्राज्य की सीमाएं इसको छूने लगी थी, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपका मेन जो था वो कश्मीर पर विजय याद कर लेना। फिर इसमें जो है राजकुमारी चीनी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जागृत की, और चीन के सेनापति पांचाओं ने इस चीनी सम्राट का जो है वो अपमान समझते हुए कुषाण दूत को बंदी बना लिया। इसके बाद में है पेशावर में चढ़ाई। इसके बाद में है आपके किसकी? पेशावर। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर वर्तमान पेशावर में स्थापित की, और उसके साम्राज्य का केंद्रवर्ती स्थान था, क्योंकि साम्राज्य विदेश तक फैला हुआ था। कनिष्क ने अपनी राजधानी को कई श्रेष्ठ स्मारकों, सार्वजनिक वनों, बौद्ध विहारों में सुचित्रित किया। ये आपका पूरा का पूरा आ गया। अब इसमें आएगा आपका मेन जो चीज़ है, क्वेश्चन आएगा वो है बौद्ध धर्म का विभाजन व चतुर्थ बौद्ध संगीति। यानी बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है उसके बारे में वर्णन कीजिए। क्योंकि बौद्ध धर्म का पोषक जो था वो कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत ज़्यादा कार्य किए थे। और जो इसमें मतलब हीनयान महायान जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही विभाजित हुई थी, यानी इसका दो भागों में खंडन हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का विभाजन और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आप बात करेंगे संगीति कनिष्क के शासनकाल की एक उल्लेखनीय
ये मैंने आपको इसमें बुलेट पॉइंट्स लगा दिए हैं। तो ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई थी, कश्मीर में कुंडलवल नामक विहार में। 500 विद्वानों ने इसमें भाग लिया। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। ठीक है। और इसमें जो है वो बौद्ध साहित्य की सूक्ष्मता की जांच की गई थी और जिसका नाम था महाविभाष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के परिणाम स्वरूप भी क्या हुआ था, हीनयान और महायान शाखा में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म की शाखा किसके काल में, कौन सी संगति में बटी थी, चतुर्थ बौद्ध संगति में। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद में आप देख लीजिए महायान नवीन सा, इस प्रकार बौद्ध धर्म की नवीन शाखा महायान। अब देखो हीनयान महायान में क्या था, जन साधारण बौद्ध धर्म के नियमों सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से इसमें मूर्ति पूजा, स्वर्ग, धार्मिक क्रियाएं, जिसमें ये था मूर्ति पूजा, स्वर्ग, धार्मिक क्रियाएं, वो तो महायान था। और हीनयान जो था इसमें केवल ईश्वरीय अवतार की जो है वो। अब अगर हम हीनयान और महायान का अगर डिफरेंस करें कि क्या अंतर था, तो हीनयान जो था वो तो क्या था, बुद्ध केवल महापुरुष थे इसमें, हीनयान में तो बस स्वरूप कुछ भी नहीं था। और जो आपका ये महायान था उसमें बुद्ध को क्या माना, मूर्ति पूजा के रूप में। तो हीनयान तो थे सत्कर्म और जो महायान थे वो थे मूर्ति पूजा। आपसे पूछा जाए हीनयान महायान में अंतर बताइए, तो हीनयान महायान में अंतर ये है, हीनयान में तो बुद्ध केवल महापुरुष थे, उनके सत्कर्मों की पूजा की जाती थी और इसमें मूर्ति पूजा की जो है पूजा की जाती थी। फिर कनिष्क के अगर हम बात करें कला साहित्य की, कला और साहित्य की उन्नति, तो कला कनिष्क केवल एक महान विजेता ही नहीं थे बल्कि क्या थे, कला प्रेमी सम्राट भी थे। इसमें आप आ जाओ, कनिष्क के राजसभा में उच्च कोटि के दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यकार थे। सबसे महान प्रसिद्ध व्यक्ति अश्वघोष था जिसने बुद्ध चरित्र लिखी थी। संस्कृत में जो है महाकाव्य की रचना की गई, सौधरन महाकाव्य, सूत्रकला, सारीपुत्र प्रकरण, ये सारे उसके काल में। और हाँ, उसे ही भारतीय आइंस्टीन कहा गया। चरक संहिता कनिष्क का जो है राज्यवेद भी था और उसने चरक संहिता लिखी थी। नागार्जुन जो था उसको क्या कहा जाता था, भारतीय आइंस्टीन भी कहा जाता था। शून्यवाद और सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है वो इसने ही दिया था। ठीक है, ये आपका हो गया। मुद्रा की बात करें तो चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा इसने ही चलाए थे। ठीक है, गांधार शैली की अगर हम बात करेंगे कि गांधार शैली की जो है वो, तो इसमें जो है ग्रीको ये रोमान, हिंदी, यूनानी, गांधार शैली का विकास इसी के काल में हुआ था। अब अगर से क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ, तो गांधार शैली का विकास जो है वो कुषाण युग की देन है। कुषाण युग में प्रसिद्ध था, ये देखिए लिखे ना, कुषाण युग में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका हो गया। सक्सावत किसके काल में चला, कनिष्क के काल में। सक्सावत किसके काल में चला, कनिष्क के काल में। ठीक है, फिर रेशम मार्ग की खोज किसके काल में हुई थी, कुषाणों के काल में। रेशम मार्ग की खोज किसके काल में हुई थी, कुषाणों के काल में। और इसी समय चीनी सिल्क व्यापार भी जो है वो शुरू हुआ था। काली मिर्च, लौंग, मसाले, सुगंधित औषधियाँ, रेशमी कपड़े, ये सभी जो है वो इसी के काल में आगे बढ़े थे। ठीक है, और इसके साथ ही जो है आपका आएगा बाद में कुषाण साम्राज्य का पतन। तो इसका कोई उत्तराधिकारी अच्छा था नहीं, और ये जो बाद में जो आए कनिष्क के बाद में वो सारे सारे इतने अच्छे नहीं थे, और उसके बाद में इसका समाप्त हो गया। हूण, अब इसके बाद लास्ट में कौन सी जाति है, हूण, और इसको क्या खानाबदोश बब्बर जाति यानी बंजारा गुर्जर जाति के उपजाति माना जाता था। हूणों की उत्पत्ति काकेशस से मानी जाती थी। हूणों द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को हूण कहा जाता था, और इस जाति के लोगों को चीन में हुयान या हूण या चीन में हूण नाम प्रदेश संबंधित था। और ये हूण जो राजा था वो कौन सा था, तोरमान था। सबसे प्रतापी राजा कौन सा था, मिहिरकुल। और तोरमान ने मथुरा तक्षशिला जो है वो में संयुक्त रूप से इन्होंने जो है वहाँ पे शासन किया। और बस इसका इतना ही है कि हूणों का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तोरमान, बस ये पूछा जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। और ये आपका इसी के साथ कंप्लीट हो गया। और इसके साथ में आपको जो है प्रश्न उत्तर भी दे रही हूँ। अब जैसे ये लिखा हुआ था, ये सारे क्वेश्चन सर मैंने करा दिए हैं। दिख रहे हैं आपको,
ये प्रश्न उत्तर मैंने आपको करा दी और मैं आपको सेंड भी कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।